अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को ई कैट के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ बताऊंगा। एक्सपेक्टेड से मुराद ये है कि ये पास्ट ईयर्स के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं एमसीक्यूज़ वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अंदर ही आप लोगों के साथ मैं मैथ के भी एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा जो रिपीट हुए हैं, फिज़िक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। तो आप लोगों ने केयरफुली इस वीडियो को देखना है, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पास पेपर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आप लोगों का सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 मैथ के अंदर से है। जैसे कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, लिमिट टी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, टी ओवर 1 प्लस टी सारे की पावर 2 टी किसके इक्वल है। अगर आप लोग रिकॉल करें तो इसके रिलेटेड आप लोगों ने एक फार्मूला भी पढ़ा हुआ था, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या काम करना है, आपने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह रिप्लेस कर देनी है। जब आप ये काम करेंगे तो ऊपर पावर के अंदर आपको पता है कि हम एक माइनस साइन लगा देंगे, 2t पावर जो है ये -2t हो जाएगी। अब ये नीचे एलसीएम बन चुका है, आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, इसीलिए हमने इनकी जगह चेंज की थी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की। अब जब आप इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ ये बनेगा, टी टी से कट के 1 हो जाएगा और साथ 1/t सारे की पावर -2t। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट के ऊपर ही आपका क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पे n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो यहाँ पे t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, 1+1/n है तो यहाँ पे 1+1/t है और सारे की पावर -2t। तो डेफिनेटली ये e के फॉर्मेट में e की कोई ना कोई पावर होगी। तो उसका शॉर्टकट क्या है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ई की पावर में आप लोग ये सेकंड टर्म लिखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर पावर के साथ जो भी पावर है, यानी सेकंड टर्म लिखें ई की पावर पे सेकंड टर्म लिखें और मल्टीप्लाई कर दें ऊपर जो भी पावर है। तो इसको आप सिंप्लीफाइड करें तो ई की पावर -2 आंसर आ जाएगा जो कि सी ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता रहा है पास्ट पेपर के अंदर। अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये बेसिकली मॉड के रिलेटेड है। एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एक्स मॉडुलस ओवर एक्स, ये हमारे पास किसके इक्वल है, हमने ये लिमिट को एनालिसिस करना है। तो जब भी हमारे पास मॉड या पीस वाइज फंक्शन होते हैं तो हम लिमिट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल होनी चाहिए तभी वो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मॉड को आप लोग समझ लें कि हमें पता है कि एक्स मॉड बेसिकली हमारे पास दो वैल्यूज जनरेट करता है। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक्स प्लस में आएगा और अगर हमारे पास एक्स लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स आएगा मॉड ओपन करने से। अब इसको आप लोग समझ लें, डेफिनेटली जब हम मॉड ओपन करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो अगर हमारे पास x ऑलरेडी नेगेटिव है तो हम उसके साथ एक और नेगेटिव रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमारा आंसर ओवरऑल पॉजिटिव हो। तो इसलिए जब x लेस देन जीरो होगा तो हमारे पास -x के इक्वल ये x होगा। तो अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फर्ज करें मॉड के अंदर -3 है, तो अब ये ऑलरेडी अंदर मॉड के अंदर वाली टर्म माइनस में है, तो इसको प्लस करने के लिए हम इसके साथ में माइनस लगा देंगे ताकि ये प्लस हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, मैं आप लोगों को नंबर लाइन से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास ज़ीरो है क्योंकि एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को और मॉड के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने आपको कहा था कि लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। उसका तरीका कर क्या होता है कि ये जो एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो है आप लोग इसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन लगा दें। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो एक्स है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को बट फ्रॉम दी लेफ्ट। तो यहाँ से अब आप देखें, अब जीरो से पीछे हमें पता है कि एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव है। आप फर्ज करें कि जीरो से जस्ट पहले हमारे पास वैल्यू है -0.009, इस तरह करके आप कोई भी समझ लें। तो वहाँ पे अब हमें पता है कि जब एक्स लेस देन ज़ीरो होगा तो हम -x पुट करेंगे। तो अब इस मॉड में बेसिकली जब हम इसको रिमूव करेंगे तो -x आ जाएगा और नीचे हमारे पास x था, x से कट के हमारे पास आंसर आएगा -1। और इसी तरह अब हम जब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अब एक्स अप्रोच करेगा जीरो को फ्रॉम दी राइट, और राइट साइड पे हम पता है कि जीरो के राइट साइड पे एक्स की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो इसलिए जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड रिमूव करेंगे तो एक्स आ जाएगा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, और नीचे भी हमारे पास एक्स था, एक्स एक्स से कट के 1 आएगा। तो अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब भी ये मॉड के रिलेटेड क्वेश्चन है या पीस वाइज फंक्शन हो जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह होते हैं, फंक्शन ब्रेक करके लिखा होता है, तो तब आप हमेशा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं और अगर वो इक्वल आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती। इस क्वेश्चन को केयरफुली आपने देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता रहा है।
अब एक और क्वेश्चन हम फिजिक्स में से डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये एक पॉजिटिव प्लेट नज़र आ रही है, ये एक नेगेटिव प्लेट नज़र आ रही है। यहाँ पे एक पी पॉइंट है, यहाँ पे एक बी पॉइंट है। तो वो पूछ रहा है ए पॉइंट पे भी एक प्रोटॉन है, बी पॉइंट पे भी एक प्रोटॉन हो, तो इन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लग रही है। तो अब आप देखें, जो हमारे पास अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं, जिस तरह कैपेसिटर होता है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट होती हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस ए पॉइंट वाले प्रोटॉन पे भी सेम लगेगी और बी पॉइंट वाले प्रोटॉन पे भी सेम लगेगी। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स सेम रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है दोनों प्लेट्स के दरमियान। एक और क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंदर से। वो कहता है कैपेसिटर है और उसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है, एक उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 3 है। तब चार्ज क्यू नॉट था, पोटेंशियल वी नॉट था और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था। और अगर हम इसी कैपेसिटर के अंदर एक और डाई इलेक्ट्रिक रख दें, यानी इस पहले वाले को रिप्लेस कर देते हैं एक और डाई इलेक्ट्रिक से, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 9 है, तो फिर वो पूछ रहा है चार्ज, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। अब ज़ाहिर है, अगर इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 9 है, तो अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें, तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ये पहले की निस्बत 3 टाइम्स है। तो हमें पता है कि डाई इलेक्ट्रिक की मौजूदगी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता है। कितना कम होता है? पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर दें। इसी तरह पोटेंशियल भी कम होता है। कितना कम होता है? पहले वाले पोटेंशियल को रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर दें। और चार्ज हमारे पास सेम रहता है जब बैटरी कैपेसिटर के साथ ना लगी हो। अगर तो बैटरी लगी होती तो फिर और केस होना, तो चूंकि इस केस के अंदर बैटरी नहीं कैपेसिटर के साथ लगी हुई, तो चार्ज सेम रहेगा। तो अब आप इस फार्मूला के अंदर बस कैलकुलेशंस करें। ई पहले वाला आप लोगों को कितना गिवन था, वो आपको पता है कि ई नॉट था। और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी? पहला डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 3 का था, दूसरा 9 का था, तो ये 3 टाइम्स है पहले वाले डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से ये दूसरे वाला। तो इसलिए वी नॉट बाई थ्री, ई नॉट बाई थ्री और चार्ज सेम रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको केयरफुली देख लेना है। अब हम एक और क्वेश्चन फिजिक्स में से डिस्कस करते हैं जो काफ़ी दफ़ा रिपीट होता रहा है। व्हेन सेम करंट पासिस फॉर सेम टाइम थ्रू अ थिक एंड थिन वायर, तो कौन सी वायर के अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी? हमें पता है हीट इक्वल होती है आई स्केयर आर टी के। ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और रेजिस्टेंस आगे एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमें पता है कि जो थिन वायर होती है, याद रखना है आप लोगों ने कि जो थिक वायर होती है, द थिन वायर हैज़ लेस एरिया। थिन वायर का एरिया लेस होता है थिक वायर की निस्बत। जब थिन वायर का एरिया लेस होता है, तो उस इस रिलेशन के अकॉर्डिंग उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी। तो इसका मतलब हमारे पास मोर हीट इज़ प्रोड्यूस इन थिन वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ फिजिक्स में से ही, जो काफ़ी दफ़ा रिपीट होता रहा है कि थ्री प्योर इंडक्टर्स ईच ऑफ 2 हेनरी आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, द इक्विवेलेंस इंडक्टर्स ऑफ द सर्किट अक्रॉस ए बी। तो बेसिकली याद रखें, इंडक्टर के भी सीरीज पैरेलल के उसी तरह फार्मूलाज होते हैं जिस तरह रजिस्टर के होते हैं। सीरीज में इंडक्टर ऐड हो जाती हैं उनके सब की इंडक्टेंस, और पैरेलल में 1 ओवर के फॉर्मेट में हम करते हैं। तो वो अब देखें कि ये बॉटम पे जो दो इंडक्टर लगे हुए हैं, ये सीरीज में इधर से तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, दूसरे एंड इनके डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, दरमियान में एक और इंडक्टर आ रहा है। तो आप लोग क्या कम करेंगे, इसको आप लोगों ने सिंपल ऐड कर देना है। 2 हेनरी ऐड करेंगे तो 4 हेनरी आंसर आएगा। तो अब इन दो की जगह पे एक 4 हेनरी का इंडक्टर लग जाएगा, ऊपर ये 2 हेनरी वाले के साथ पैरेलल में बनेगा। और पैरेलल में कैसे हम निकालते हैं? दो जब इंडक्टर हो, शॉर्टकट ये होता है, ऊपर उन दोनों के इंडक्टेंस को मल्टीप्लाई करें, नीचे ऐड कर दें, तो 8/6 आंसर आएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहा है इस कैटेगरी का क्वेश्चन, तो इसको आप लोगों ने केयरफुली देख लेना है। अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर हैव 5 एंड 50 एंड 200 टर्न्स रिस्पेक्टिवली व्हेन प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट बैटरी, सेकेंडरी वोल्टेज इज। तो इसको आप लोग ट्राई करें। उसने प्राइमरी के भी आपको नंबर ऑफ टर्न्स बता दिए, सेकेंडरी कॉइल के भी बता दिए, और प्राइमरी कॉइल में जो उसने बैटरी साथ लगाई हुई है 9 वोल्ट की, तो सेकेंडरी का वोल्टेज पूछ रहा है। ट्रांसफार्मर में से ये क्वेश्चन है। अब अगर आप इसको केयरफुली देखें, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, और ट्रांसफार्मर उसी वक्त वर्क करता है जब उसको इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट हम प्रोवाइड करें। दायरे अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेंगे तो करंट चेंज होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, वो लिंक करेगा सेकेंडरी कॉइल से, तो तब इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। तो ये तो बैटरी या डीसी बैटरी में तो फिक्स करंट जाता है, ये तो चेंज ही नहीं होगा, तो इस वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं जनरेट होगी। तो ट्रांसफार्मर सिर्फ उसी वक्त काम करता है जब उसके साथ एसी इनपुट लगी हो प्राइमरी कॉइल में। तो ये तो डीसी है, तो इसलिए हमारे पास इसका जीरो ऑप्शन होगा, ये काम नहीं करेगा ट्रांसफार्मर डीसी बैटरी के साथ। अब मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि मुझे याद थे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जो पास्ट पेपर में काफ़ी आते रहे हैं, मेरे सामने से गुजरे हैं।
एनालिसिस करने के बाद। तो ये रिपीटेड केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हैं, मैंने इनके आंसर्स को हाईलाइट कर दिया हुआ है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि थोड़ा बहुत किस तरह से हमने क्वेश्चंस को देखना है। तो इसके अलावा आप लोगों ने कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। अब रिपीटेड का यही मतलब होता है कि जो पास पेपर में बार बार आए हैं वही मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। अब इसका ये भी नहीं एक्सपेक्टेड का मतलब कि ये क्वेश्चन हर सूरत ही आने हैं। इससे बस आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि रिपीटेड जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जिस कैटेगरी में रिपीट होते रहे हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बाकी आप लोग अपनी भरपूर तैयारी करें, कोई चीज़ भी आप लोगों ने नहीं छोड़नी। मैक्सिमम आप लोग अपनी एफर्ट करें, लास्ट डेज हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट करें, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल चलें। मैंने काफ़ी लास्ट डेज के रिलेटेड 2-3 वीडियोस भी बनाई हुई हैं, उनको भी देखें और उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करें। अपने वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के हिसाब से अपना टाइम टेबल आप लोग सेट करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। बाकी ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को कामयाब करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।